हेलो क्लास, वेलकम। हम डिस्कस कर रहे थे कुछ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से कुछ दो तीन फीचर हमने डिस्कस किए थे। आगे फिर पहले हम उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला फीचर था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो पावर है वो एक ही लेवल पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हमारे यहाँ पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर में है, स्टेट में है, देन लोकल गवर्नमेंट पे है ना। तो ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड पावर नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म, कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना। अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, दैट मीन्स वी आर फेडरल। ओके, तो हम एक फेडरल कंट्री है क्योंकि हमारे पास एक लोकल गवर्नमेंट भी है। हाँ, जो ग्राम पंचायत वगैरह है ना, एमसीडीज, ये सब लोकल गवर्नमेंट हुई। देन हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, और देन हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म हो गया। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो कि पार्लियामेंट जो होती है उसको अकाउंटेबल हो। मतलब कुछ भी अगर गवर्नमेंट काम करती है, अगर कुछ भी गवर्नमेंट काम करती है तो वो अकाउंटेबल है किसको? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट कौन बनाता है? लोग चुनते हैं, है ना। हम लोग चुनते हैं ना पार्लियामेंट को। हम लोग वोट दे के आते हैं, तो वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और वो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन इनडायरेक्ट वे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हुए वो हम ही तो हुए, है ना। इनडायरेक्टली हम ही तो रिप्रेजेंटेटिव्स, डायरेक्टली हम ही रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेज रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो हमें ही रिस्पॉन्सिबल है। आखिरकार उन्हें जवाब किसको देना है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, है ना। मतलब हमें ही जवाब देना है उन्हें, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट को अकाउंटेबल हो, है ना, वो होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दूसरा जो डायमेंशन है वो ये है कि जो भी पार्लियामेंट में मेंबर चुन के जाते हैं वो हम चुनते हैं, वो देश की जनता चुनती है ना। देश के लोग चुनते हैं और उन्हीं लोगों में से गवर्नमेंट बनती है। उन्हीं चुने हुए लोगों में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को कोई मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को डिफेंस मिनिस्टर, है ना। ऐसे उन चुने हुए लोगों में से बनाया जाता है। तो इट इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। फिर हमने देखा था सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर भी ऐसा ही है कि एक ही जगह पर सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, अलग अलग लोगों के पास पावर होनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा उससे, एक तो कोई भी अपनी पावर को मिसयूज नहीं करेगा। क्यों? अगर मान लो सारी पावर एक को दे दी तो वो तो पावर को मिसयूज कर सकता है। जैसे वो मॉनिटर वाला एग्जाम्पल था कि जिसमें एक मॉनिटर है और सारी पावर उसके हाथ में है, तो वो तो मिसयूज कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर दो मॉनिटर्स होते तो अगर एक गलत कर रहा होता तो दूसरा मॉनिटर उसको, मैम को बोल सकता था कि मैम नहीं, ये झूठ बोल रहा है या ये गलत बोल रहा है या ऐसा नहीं है ना। तो थोड़ा चेक रखा जा सकता था, उसके ऊपर चेक बनाया जा सकता था कि ओके ऐसे गलत कोई डिसीजन ना ले, है ना। तो ये हो सकता था। तो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ कैसे है? हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव जो मतलब गवर्नमेंट होती है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, जो पार्लियामेंट होती है वो लॉज को बनाती है, एंड जो जुडिशरी होती है वो सारे डिस्प्यूट्स को हल करती है, ठीक है। तो ये होता है। फिर अब हमें डिस्कस करने हैं फंडामेंटल राइट। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हैज़ बीन रेफर टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो फंडामेंटल राइट का सेक्शन है उसको बोला जाता है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, क्योंकि उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। colonial rule had created a suspicion of the state in the mind of nationalists, and they wanted to ensure that a set of written right would guard against the misuse of state power in independent India। मतलब जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से लोग, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर थे, उन्होंने, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने सोचा कि देखो जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को इतना एक्सप्लॉइट किया है, इतना टॉर्चर किया है, तो ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए लोगों के साथ, है ना। और ऐसा ना हो इसलिए लोगों के पास स्पेशल राइट्स होने चाहिए, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट देयरफॉर प्रोटेक्ट द सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। जो आर्बिट्ररी का मतलब होता है ऐसे ही अपनी मनचाही कुछ भी,
हमने मन चाहे कुछ भी करने से, ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार राह चलते किसी बंदे को पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। ये आर्बिट्ररी है कि ऐसे ही आपने कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दैट पर्सन हैज राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो हम ऐसे ही पकड़ के उसको जेल में नहीं डाल सकते, है ना। तो ये आर्बिट्ररी पावर ऑफ द गवर्नमेंट से हमें बचाते हैं, है ना। अगर मान लो आप ऐसे ही कुछ बोल रहे हो और आपको बोलने से रोक दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप बोल सकते हो कि हमें क्यों रोका जा रहा है, मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो हम ये चीज़ें बोल सकते हैं क्योंकि हमें ये फ्रीडम मिला हुआ है। अगर हमें ये नहीं मिला होता तो गवर्नमेंट तो हमें कभी भी कुछ भी बोलने से रोक सकती थी, है ना। बट ये केस असल में नहीं है अब, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स यूज़ किए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। Moreover, the various minority community also expressed the need for the constitution to include rights that would protect their groups. The constitution therefore also guarantee the minority against the majority. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी कम्युनिटी को मेजॉरिटी के दबाव से बचाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि आप माइनॉरिटी को ऐसे ही साइड में नहीं कर सकते, माइनॉरिटी को दबा नहीं सकते। माइनॉरिटी के पास भी अपना हक है अपनी चीज़ें बोलने का, अपनी चीज़ें करने का। आखिरकार सबको ही इक्वल है तो उनके पास भी अपना हक है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their objective is twofold. The first objective is that every citizen must be in position to claim those rights. जो ऑब्जेक्टिव है फंडामेंटल राइट देने का, मतलब फंडामेंटल देने के लिए दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दोज राइट, किस जो सिटीजन है उसके पास क्लेम करने के लिए ये राइट होने चाहिए कि लिखे में दिए हुए ना, हम बोलते हैं ना क्या लिख के दे दिया गया किसी ने, या लिख के दे दूं क्या कि ऐसा है, तो वो ये राइट हमें लिख के दिए गए हैं। तो अगर कोई चीज़ हमें लिख के दे दी जाती है तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हम क्लेम कर सकते हैं। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉ। और जो ये लॉज हैं, ये राइट्स जो हैं, ये बाइंडिंग है अपॉन एवरी अथॉरिटी, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, जो भी अथॉरिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, उसको पता होना चाहिए कि ये जो राइट्स लोगों को मिले हैं, हमें इन सब का ध्यान रखना है। कोई भी हमें ऐसा लॉ नहीं बनाना है जिससे किसी के भी ऐसे राइट का उल्लंघन हो। किसी को भी ऐसे, जो मान लो राइट टू इक्वालिटी है और किसी ने लॉ बनाने वाले ने लिख दिया कि औरतें यहाँ पे आ नहीं सकती हैं, तो वो तो राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन हुआ ना, है ना, डिसोबे हुआ राइट टू इक्वालिटी ब्रीच हो गया। तो ऐसे लॉ बनाने ही नहीं है जिससे फंडामेंटल राइट ब्रीच हो। बेसिकली ये इनका आइडिया है, ठीक है। फिर इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक पार्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो उन पार्ट्स में ये जो फंडामेंटल राइट वाला पार्ट है, दैट इज पार्ट 4। पार्ट 4 है, हाँ, या थर्ड या फोर्थ एक ऐसा पार्ट है, और उससे अगला ही पार्ट आई थिंक थर्ड पार्ट है, और फोर्थ पार्ट जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, इसका मतलब होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब उस पार्ट के अंदर लिखा है कि सरकार को अपनी पॉलिसीज कैसे बनानी है। तो उसमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन ना हो, सारी पॉलिसीज ऐसी हों जिससे उनका फंडामेंटल राइट और भी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो दिस सेक्शन वाज डिजाइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब देखो, ये जो राइट्स फंडामेंटल राइट पार्ट 3 से हमें मिल रहे हैं, जो ये फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, वो तो हमें पॉलिटिकली फ्री बनाते हैं, है ना। पॉलिटिकली हम फ्री फील करते हैं कि हाँ ठीक है, वी हैव राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, के हमें पॉलिटिकली ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। लेकिन एक गरीब इंसान, उसके लिए ये राइट टू इक्वालिटी का होना या ना होना, उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, वो तो बेचारा वैसे भी इक्वल नहीं है, है ना।
क्योंकि वो तो गरीब है, तो गरीब होने की वजह से वो अपने राइट्स इंजॉय नहीं कर पा रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे समाज में, हमारी इंडिया में ये जो सोशल और इकोनॉमिक डिविजन्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, और लोगों को थोड़ा वो अच्छा लेवल ऑफ लाइफ मिले, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले। तो इसलिए सोशल और इकोनॉमिकली रिफॉर्म करना भी ज़रूरी है। सोशली और इकोनॉमिकली मतलब, जैसे सोशली तो मतलब जैसे कि कास्ट है, तो डीपी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि कोई कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एंड रिजर्वेशन है, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जिससे कि फ़ायदा हो जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनको, है ना, या औरतों को या बच्चों को, कि एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। तो उसको तो खैर पार्ट 3 में दोबारा डाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इन एंड ऑल हम बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स भी है हमारे पास, जो कि पॉलिटिकल राइट है, और हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी है जो कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो फीचर है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जिस देश का अपना खुद का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता, वो हर रिलीजन को इक्वल मानता है, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट या किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता, ऐसा, ठीक है। यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन विच कंट्रीज हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ। जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। मतलब अब जैसे हमारे लीडर्स जो थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उन्होंने देखा कि भैया कि कैसे धर्म के नाम पे देश में अलग अलग बिहेव किया जा रहा है या लोगों को फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि जब फ्री इंडिया होगा तो हम उसमें सबको इक्वल रखेंगे, सबको इक्वल राइट्स देंगे, लोगों को ये देंगे, लोगों को वो देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। ये सारी चीज़ें आखिरकार किस चीज़ पे डिपेंड थी, जो हमारे साथ बीता है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसी के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियाज दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू अडेयर टू, including the representatives that we elect to rule us. Just like in the game of football, change of constitutive rule will affect the game. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को चेंज कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस है कि पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। जैसे फुटबॉल के रूल्स को अगर चेंज कर दिया जाए कि बोला जाए फुट की जगह आप हाथ से मारो, तो वो तो वॉलीबॉल बन जाएगा, है ना। तो ऐसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स को ही अगर हम चेंज कर दें तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल जाएगा, ठीक है। वी सॉ दिस इन केस ऑफ नेपाल, जिसने अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है और एक डेमोक्रेसी बन गया है। द डिफरेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज दैट आर often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book, in the higher classes, you will read more about the feature of the Indian Constitution and you will understand this. तो ये बेसिकली आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप चिंता ना करें। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ओवरवेलमिंग लग रहा है कि क्या बोले जा रहे हैं, कौन से फीचर हैं, क्या क्या फीचर है, तो ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जिसने हमें बचाया हुआ है, जो कुछ पॉलिटिकल राइट है, कुछ सोशल इकोनॉमिक राइट्स है। फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स है फंडामेंटल राइट है, सेक्युलरिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है, फेडरलिज्म है ना, और क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे फीचर्स है और आई होप आप ये सारे फीचर्स समझ गए हैं। बाकी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। थैंक यू सो मच।